एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल VK MMGS सेंटर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप 2025 में बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त करें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग NCERT इतिहास कक्षा 6 की बुक को हम लोग आज उसके पहले पार्ट को हम लोग देखेंगे। हमारे अतीत नाम से इस पुस्तक को लिखा गया है, जो NCERT के द्वारा हिंदी मीडियम की बुक है और इसका जो महत्व है आप सब लोग जानते होंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो NCERT की बुक होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इतिहास सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको हम लोग अगर कहानियों की तरह से पढ़ेंगे तो वो हमको बहुत जल्दी याद होते हैं और सिंपली हम लोग जानते हैं कि इतिहास से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। NCERT ने कक्षा 6 की बुक का नाम रखा है हमारे अतीत। हमारे अतीत से मतलब है कि हमारी जो भी बीती हुई बातें हैं वो अतीत के अंतर्गत आती। हमारे अतीत इस पुस्तक के अंतर्गत पहला अध्याय जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि हमारे अतीत में क्या क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इन सारी बातों को हम लोग आज के इस अध्याय में जानेंगे। और हम लोग परीक्षाओं की दृष्टि से जो मेन जो बातें हैं उसको हम लोग हाईलाइट करते चलेंगे। तो जैसे जो भी कहानियाँ हैं, पुरानी कहानियाँ हैं, हम लोग किसी न किसी के माध्यम से सुनते हैं। देखते हैं कि एक लड़की है रसीदा, उसका सवाल है कि वह क्या करती है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। वह सुर्खी क्या थी? 100 साल पहले। तो इस 100 साल पहले को देखकर वह सोचने लगी कि क्या यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। इतने वर्षों पहले कैसे क्या हुआ, इसको पता कैसे लगाएं? तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट है कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो यह प्रश्न है कि बहुत समय पहले क्या हुआ था, इसको जानने के लिए हम अतीत के बारे में पढ़ेंगे तो उसी के माध्यम से हम जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो हम लोग अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों या शिकारियों, जिनको हम आखेटक भी कहते हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाए जाते थे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न बनता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो अतीत में लोगों के रहने के बारे में जो जानकारी मिली है, वह जो मानचित्र है पीछे हम दिखाते हैं अभी, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी, यहाँ पे कई साल पहले लोग इसी नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग जो थे उनमें कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी किया करते थे। इस मानचित्र में हम लोग नर्मदा नदी, ये जो नर्मदा नदी है, हम लोग देख सकते हैं कि यह नर्मदा नदी कहाँ पे है। तो यह दक्षिण भारत की एक नदी है, नर्मदा नदी। यहीं पे लोग क्या करते थे, अपने शिकार करने के लिए रहा करते थे। और आरंभ के जो साक्ष्य मिले हैं लोगों के रहने का, वो यहीं से मिले हैं। कहाँ से? तो ये नर्मदा नदी से मिले हैं।
तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे कि प्रथम जो कुशल संग्राहक जो रहा करते थे वो कहाँ रहा करते थे, तो नर्मदा नदी के पास रहा करते थे। क्यों? क्योंकि नदियों के पास रहने का मतलब था कि उन्हें पानी की उपलब्धता वहाँ होने के कारण वे नर्मदा नदी के तट पे रहा करते थे। अब इस फिगर में हम लोग किरथर और सुलेमान, ये जो पहाड़ियाँ हैं, किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे क्या विशेष था किरथर और सुलेमान पहाड़ियों में। तो हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि ये किरथर पहाड़ी जो है और सुलेमान पहाड़ी, उस समय इन पहाड़ियों का क्या महत्व हुआ करता था। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, यानी इन दोनों क्षेत्रों में, जहाँ पर लगभग 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया। तो कहाँ पे उगाना प्रारंभ किया? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों पे रहने वाले लोगों ने कब 8000 वर्ष पूर्व ऐसे माना जाता है कि वहाँ के लोगों ने गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने ही भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू पशु बनाना शुरू किया। यानी कि किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के मध्य रहने वाले लोगों ने क्या किया कि ये भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू पशु बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ये क्या करते थे? ये लोग गांव बना के रहा करते थे। हम लोग देख सकते हैं कि यह उत्तर पूर्व में ये गारो पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में है, जहाँ पे हम लोग जीके में पूछा जाता है गारो, खासी और जयंतिया जो जनजातियाँ हैं कहाँ पाई जाती हैं, तो यही की हैं जनजातियाँ गारो पहाड़ियों में पाई जाती हैं। तो ये जो गारो पहाड़ियाँ हैं और ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ पे विंध्य पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे इनकी क्या विशेषताएं थी? तो ये ऐसे क्षेत्र थे, ये विंध्य पर्वत और गारो पहाड़ियाँ जो थी, इनके क्या विशेषताएं थी? यहाँ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले चावल यहाँ पे उपजाया गया। वे स्थान जो थे वह विंध्य के उत्तर में स्थित थे, यानी विंध्य के उत्तर में जो स्थान थे वह स्थित थे जहाँ पे सबसे पहले चावल का उत्पादन हुआ था। अब इस चित्र में हम लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। ये जो सिंधु नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में जानेंगे। जो सहायक नदियां थी, सहायक नदी किसे कहते हैं? यानी कि सहायक नदियां वे होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और क्या होती हैं कि कई सारी नदियां जाके क्या होती हैं, एक नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पे आप फिगर में आप लोग देखते हैं कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ये जो भी नदियां हैं, व्यास नदी है, ये सब इधर से पहाड़ियों से आके यहाँ पे सिंध नदी में ये मिल जा रही हैं। तो ये सहायक नदियां हैं। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ प्रारंभिक नगर यहाँ पे फले फूले थे। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे, यहाँ पे जो गंगा नदी है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि जो गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों को हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस क्षेत्र में और समुद्र तटवर्ती इलाकों में, यानी समुद्र तटवर्ती इलाका क्या था, यानी कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यानी ये जो समुद्र तटीय इलाके थे वहाँ पे, और इन इलाकों में 2500 यानी 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे आरंभिक नगर देखने को मिले थे, यानी यहाँ पे शुरू के नगर यहीं पे देखने के मिले थे। अब हम लोग इस चित्र में गंगा और उसकी सहायक नदी जो है सोन नदी, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास जो क्षेत्र थे वो प्राचीन काल में क्या थे, वो मगध कहलाते थे। ये वर्तमान बिहार में है, तो मगध नाम से जाना जाता था। इसके जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? तो गंगा और उसकी सहायक नदी सोन नदी है, यानी ये गंगा और उसकी सहायक नदी जो सोन नदी है, इसके दक्षिण में क्या हुआ था और इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध कहलाता था।
और यहीं पे क्या हुआ था कि यहाँ के शासक जो थे बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने बहुत विशाल राज्य को स्थापित किया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या लोग कहीं आते जाते थे कि नहीं जाते थे। तो उस समय भी लोग जो थे वह सदैव उपमहाद्वीप से एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंची पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में भी, कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को देखने खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यहाँ पे एक प्रश्न है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग जो है वो यात्रा क्यों करते हैं? तो उस समय भी यात्राएं जो होती थी तो लोग यात्राएं किया करते थे। हम लोग देखते हैं कि मानचित्र में इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ, पर्वत हैं और समुद्र, उपमहाद्वीप ये जो सीमाएं बनाती हैं, जैसे पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं और ये जो पठार हैं, समुद्र हैं, ये एक सीमाएं बनाती हैं और इसी उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था उस समय में। उन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा कर सकें, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे थे। अब हम लोग देखते हैं देश के नाम। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस शब्द से निकला है, इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाया जाए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम जो पड़ा वह भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाता था। इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक जो कृति है ऋग्वेद में उसे मिलता है, जो आरंभिक कृति है 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो जो हिंदोस और इंदोस शब्द है किसके द्वारा दिया गया है? तो ईरानियों और यूनानियों के द्वारा दिया गया है और ये सिंधु को हिंदोस और इंदोस नाम दिए और भारत जो देश है उसको इंडिया इन्होंने कहा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पॉइंट है, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पांडुलिपि कैसे कहा जाता है? तो जो पुस्तकें हाथ से लिखी होती हैं उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त जो होने वाला शब्द है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द कहा जाता है और लैटिन शब्द का मेनू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये जो पांडुलिपियाँ हैं ये किस पे लिखी जाती थी? तो ये ताड़पत्रों और भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। तो भोजपत्र क्या थे? तो ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर
ये विशेष तरीके से तैयार किया जाता था, तो ये भोजपत्र कहलाते थे। इस पे लिखी जाती थी। और पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो जो हाथ से पुस्तकें लिखी जाती हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता है। और पांडुलिपि जो है अंग्रेजी में पांडुलिपि के जो लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और यह शब्द लैटिन शब्द के मेनू से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है हाथ ये से निकला है, यानी हाथ से निकला है। अतीत के जानने के बारे के क्रम में जो पांडुलिपियां हैं, इन पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ को नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां जो है मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। जो अभिलेख हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा रखा करते थे। इन पांडुलिपियों के अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। एक प्रश्न उठता है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे। लिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत। यानी जो इतिहासकार हैं ये पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व से जो जानकारियाँ जो प्राप्त होती है तो ये किस स्रोत से मिलते हैं, तो यहाँ पे स्रोत शब्द का प्रयोग होता है। इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? हमारे अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं।
इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक उसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, क्योंकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की तरह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां जो हैं वो सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी के BC, हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के पूर्व से होता है। कभी कभी तुम तिथियों के पहले AD हिंदी में ईस्वी देख। इसे एडो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना हुआ है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BEC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले से लगाया जाता है। यहाँ पे हम लोग 2 चित्र देख सकते हैं। यह चित्र जो है यह प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र का है। यह जो चित्र है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व का था। और यहाँ दाहिने भाग में जो है यह सिक्कों का चित्र है। यह जो सिक्का है, इस तरह के सिक्का का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह कैसे भिन्न है। यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? इस चित्र में जो अभिलेख दिख रहा है, यह अभिलेख 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम पढ़ सकते हो अगले अध्याय में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेयिक नाम के 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में से है। यानी कि यह जो लिपि है यह किस भाषा में है, तो इसकी जो यूनानी और आर्मेयिक नामक यह 2 भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में इसका उल्लेख मिलता है। क्या इन लेखों को लिखवाने में कठिनाइयाँ आती थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, तो उस समय कठिनाइयाँ आती होंगी। ये जो उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेख जो हैं वो कठोर सतहों पे होते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा गया था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश के मिस्र से मिलता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रेसोटा नामक एक कस्बा है, जहाँ से यह एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3
भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसे कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, यानी कि एल अक्षर जो है इसके लिए शेर, और जो ए अक्षर है ए, इसके लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब इन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कृषि का आरंभ कब हुआ, तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, तो यह 4700 वर्ष पूर्व के हैं। गंगा घाटी के नगर मगध का राज्य, ये बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान लगभग जो है वर्तमान है 2000 वर्ष पूर्व का। तो ये प्रमुख तिथियां थी। तो हम लोग का जो यह पाठ है, कब क्या, कब, कहाँ और कैसे, तो इस पाठ को हम लोगों ने समाप्त किया। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम लोग मिलते हैं इसके अगले सीरीज में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।